आज हम लोग तीसरी इकाई के अगले भाग में पढ़ेंगे। जिस तरह से एनसीईआरटी पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रमों में माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए टीचर एजुकेशन एवं विभिन्न तरह के विभाग का काम कार्यकाल करती है, उसी तरह से एसआईईआरटी भी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था भी पूरे राज्य के लिए, अपने राज्य जिस राज्य का है वो उस राज्य के लिए पूरी शिक्षा, प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूरा इन्हीं उद्देश्यों से के तहत ये काम करती है। राजस्थान में एसआईईआरटी की स्थापना उदयपुर में हुई और सबसे पहले उदयपुर में की गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों में बढ़ी। उससे भी पहले राजस्थान में शिक्षा के जो एजेंसीज थी, अभिकरण थी, वो ये थी, निम्न है। दृश्य श्रवण एवं अभिकरण शिक्षा इकाई अजमेर 1956। दूसरा है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन केंद्र बीकानेर 58 में। राज्य शिक्षण संस्थान उदयपुर 63 में। फिर राज्य शिक्षा मूल्यांकन एकक बीकानेर 1964 में। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान उदयपुर 1965 में। पत्राचार शिक्षा विभाग उदयपुर 1965 में। राज्य भाषा अध्ययन संस्थान जयपुर 1966 में। शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ जयपुर 1973 में। ये 8 तरह की जो संस्था थी राज्य में, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के अलावा काम कर रही थी, लेकिन इन 8 लोगों का जो काम था, कार्य था, वो समन्वय रूप से नहीं हो पा रहा था। लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। बाद में जब उदयपुर में राज्य शिक्षण संस्थान राज्य लेवल पर पूरी कार्यकाल को देखने के लिए खोला गया, तब इनमें धीरे धीरे कुछ कोऑर्डिनेशन स्थापित शुरू हुआ और फिर ये आगे बढ़ा। इसकी संरचना एवं विभाग कौन कौन थे वो निम्न है। मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, यानी पूरे राज्य में जो भी संस्था मतलब सामाजिक विज्ञान और मानविकी विज्ञान में जो सुधार चाहिए, उस सुधार की आवश्यकता के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। विज्ञान और गणित विभाग की स्थापना की गई। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी की गई। शिक्षक प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रमों विभाग की गई। शैक्षणिक प्रशासन पर्यवेक्षक एवं आयोजन प्रभाग की गई। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा, यानी ये संस्थान की जो संरचना थी, इसके जो विभाग थे वो इन 7 विभाग में बटे थे और 7 विभाग माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के जो प्रमुख वर्क थे, काम थे, जो मेन फंक्शन था, वो इस प्रकार था। पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं संशोधन करना, यानी पूरे राज्य में माध्यमिक शिक्षा के संस्थान जो थे, चाहे वो किसी भी विषय का हो, वो पाठ्यक्रमों के निर्माण का कार्य ये करती थी। दूसरा है शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो शिक्षक सेवारत हैं, जो लोग सर्विस में हैं, इन सर्विस में हैं, उनके लिए कुछ प्रोग्राम आयोजित करती थी। उन प्रोग्रामों के तहत उनको अपडेट किया जाता था शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रौद्योगिकी है, क्या क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, क्या आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे करें। जैसे एनसीईआरटी जो प्रौद्योगिकी के तहत नई नई टेक्नोलॉजी को शिक्षा में अप्लाई कराती है, उसी तरह से एसआईईआरटी भी पूरे राज्य के क्षेत्रों में किस तरह से उनका हो, उन शिक्षकों को के लिए प्रशिक्षण का कार्य का आयोजन करती है, ताकि राज्य के सभी माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं वो प्रशिक्षित हो सकें और शिक्षा सुचारू रूप से चले। तीसरा है विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण का स्तरोन्नयन कराना, अपडेट कराना। आप विज्ञान शिक्षण
कि यहाँ साइंस जो टीचिंग है, साइंस टीचिंग के लिए विशेष तौर से जोर दी गई कि विद्यालय में जो है लैब की जो व्यवस्था है उसकी है, उसमें कैसे विज्ञान शिक्षण को आप इनोवेटिव किस तरह से करें, उसके लिए विशेष तौर से उन्नयन प्रोग्राम चलाया गया कि अपडेट हो और उसमें तकनीकी सुधार हो और इसमें बच्चों की रुचि बढ़े और आगे विकास हो सके। चौथा है शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग जो कैरिकुलम है उसके निर्माण की भी बात इसमें कही गई। एनसीईआरटी जहां नेशनल लेवल पर करती है, एसआईईआरटी पूरे राज्य के क्षेत्रों में जो शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर एजुकेशन जो कराती है, टीचर्स ट्रेनिंग कराती है, उनका एक कोर्स के कैरिकुलम का जो निर्माण का काम है वो विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए, इसका मेन उद्देश्य को तहत में रखते हुए कार्य करती है उसके निर्माण के लिए पाठ्यक्रमों का। पांचवा है मूल्यांकन प्रविधियों का विकास करना और उसका प्रशिक्षण देना। आजकल जो इवोल्यूशन का मेथड है, इन स्ट्रेटेजी मेथडों का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका प्रशिक्षण कैसे दिया, उनको ट्रेनिंग देना, उनको किस तरह से अप्लाई करना है, परीक्षाएं कैसे लेनी है पूरे राज्य में, उसको एक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भी ये कार्य करती है कि उसका मेन ध्येय जो है कि मूल्यांकन की प्रविधियों का विकास हो सके, उसमें डे टू डे कैसे हम अपडेट रखें, उसके लिए वो प्रशिक्षण का भी काम करती है। आगे है शिक्षा से संबंधित अनुसंधान कार्य। शिक्षा में आने वाली समस्याएं जो हैं पूरे राज्य के क्षेत्रों में, जो भी विभिन्न क्षेत्रों से खास करके राज्य में, उन क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनके शिक्षा संबंधी जो समस्याओं का अनुसंधान रिसर्च के माध्यम से, एक्शन रिसर्च या जो भी रिसर्च के माध्यम से उन अनुसंधान कार्यों को वो कराना कि ताकि आने वाले समय में उनका निदान हो और शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे राज्य की, इसके लिए भी एक मेन काम ये एसआईईआरटी करती है। आगे है प्रधानाध्यापकों एवं प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों का अभिनवन कराना। हेडमास्टर और जो ऑब्जर्वर होते हैं, इनको दोनों लोगों के लिए उनको अपडेट कराना नॉलेज के लिए कि क्या कैसे मैनेजमेंट करेंगे, पर्यवेक्षक को कैसे निरीक्षण करेंगे, और इन दोनों अधिकारियों को ताकि वो लोग अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूलों में और निरीक्षण करता जहां जाएं वहां अधिकारी वर्ग उनको कैसे अपडेट करें, क्या देखें, किस तरीके से देखें, और वो एसआईईआरटी उनको प्रशिक्षण देने का कार्य कराती है। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्र जो एनसीईआरटी है वो पूरे देश के लिए नेशनल लेवल पर, एक राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करती है, एसआईईआरटी जो है पूरे राज्य लेवल पर ये काम करती है। दोनों में सिमिलरिटीज पाई जाती है इतना कि इनके क्षेत्र का दायरा एक स्टेट की तरह होता है और उनका दायरा पूरे नेशनल लेवल में होता है। ये मूलतः दोनों में अंतर है। लगभग इसमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कि इसमें भी उसी तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग हो या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के क्षेत्रों में कार्य हो या कोर्स कैरिकुलम डेवलपमेंट का बात हो, प्राइमरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा की जो शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता लाने की बात हो, ये सारी सिमिलरिटीज दिखती हैं, पर अंतर जो है वो क्षेत्र का है कि इसका एसआईईआरटी का नैरो है, थोड़ा स्टेट लेवल तक है और उसका नेशनल लेवल तक है। आगे है डाइट, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। डाइट की स्थापना जो है 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी 86 के नाम से जो जानते हैं, उसमें जो प्रोविजन किए गए थे शिक्षा के क्षेत्रों में, उन प्रोविजनों के तहत जो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के टीचरों प्रशिक्षण की बात जो कही गई थी डिफरेंट लेवल पर, उसमें डाइट का महत्वपूर्ण रोल आया कि इसीलिए ये इस डाइट की
शुरुआत की गई और इनका मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग, जो ट्रेन टीचरों की कमी है उनको पूर्ति हो सके, उनके कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट के लिए उनके लिए नियरेस्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था, साधनों उपकरणों की व्यवस्था कैसे हो सके, ये डाइट की व्यवस्था इसलिए की गई। अब डाइट के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? डाइट के प्रमुख कार्य ये प्रारंभिक एजुकेशन, जिसको हम 1 से 8 क्लास तक कहते हैं, 1 से 8 क्लास तक के शिक्षक जो सेवारत और सेवापूर्व प्रशिक्षण में हो रहे परिवर्तन से अवगत कराना। यानी जो टीचर ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तो अपडेट करना ही करना है कि क्या कैसे शिक्षण के क्षेत्रों में जरूरी है, शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रशिक्षण कराना। साथ में जो लोग इस सेवा में आने वाले शिक्षक वर्ग हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम तैयार करना, यानी जैसे बीएड वाले के लिए, और बीएड के साथ साथ आपके डाइट डिप्लोमा, जिसको आजकल डिप्लोमा एजुकेशन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, तो उनके लिए भी एक प्रोग्राम इन्होंने तैयार करते हैं और उनमें क्या अपडेट कैसे हो उनके लिए देते हैं। दूसरा है मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में टीचर एजुकेशन एवं प्रशिक्षण कार्य के साथ साथ शिक्षण सामग्री का निर्माण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा शैक्षिक प्रयोग के एवं अनुसंधान के कार्य कराना। यानी जितने भी टीचर्स इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन के साथ साथ मंडलीय शिक्षा जो चल रही है उन सभी जगहों पर जो हम उपकरण यूज करते हैं, उन सहायक सामग्री यूज करते हैं, वो कैसे निर्माण करें, क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या करें, उन सारी चीजों का देखरेख। साथ ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे शिक्षा में उपयोग करें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तहत, और शैक्षिक प्रयोग उसका हम कैसे एजुकेशन में उपयोग करें। साथ ही जो आने वाली समस्याएं हैं उनका अनुसंधान कैसे करें, वो डाइट के माध्यम से वो मुख्य कार्य है, वो निर्देश देना करना। अगला है योजना और एवं प्रबंधन शाखा प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षा निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ गोष्ठियों द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना। यानी जो प्लानर है ये योजना बनाते हैं और मैनेजमेंट लेवल के लोगों के लोग जैसे हेडमास्टर हुए या और भी निरीक्षक शिक्षक वर्ग जो भी हैं, उनको ये प्रशिक्षण देने के साथ साथ जो चाइल्ड लर्नर सेंटर की बात कंसेप्ट आई है मॉडर्न युग में कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की जो बात है उसके तहत केंद्रित बल देना कि हम उस माध्यम से बच्चे की योग्यता क्षमता को देखते हुए हम कैसे इसकी योजना बनाएं, उसका प्रबंधन करें, उसके लिए भी डाइट मूलतः योगदान देती है। अगला है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन शाखा क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप सुधार एवं परिवर्तन करना। यानी डाइट का ये भी कर्तव्य है कि जो हम कैरिकुलम टीचर्स ट्रेनर के लिए रखे हैं या सेवारत शिक्षक के लिए रखे हैं, वो किस पर आधारित हो, जो उस प्लेस के क्षेत्रीय जो आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए हो, यानी रीजनल नीड है उसको देखते हुए उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। और जो इवोल्यूशन है, जो उसका मूल्यांकन है, यानी परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें भी कैसे सुधार किया जाए। हम जैसे देखते हैं कि डिफरेंट जगहों में केवल सिद्धांतिक ही पहले पेपर हुआ करते थे, ये तो उसमें आंतरिक कैसे उसमें परीक्षण की भी बात कही गई। साथ में हम मूल्यांकन शाखा एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधार कैसे करें, उसको देख रेख के लिए भी डाइट जो है अपना रोल अदा करती है ताकि मूल्यांकन की प्रक्रिया भी करे। इसके साथ साथ डाइट का जो संबंध है निप्पा जैसे शैक्षणिक संस्थानों से भी है, उसका भी सहयोग इनको मिलता रहता है, एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं ताकि शिक्षा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रही है वो सुचारू रूप से चले। आगे है एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।
एनसीटीई के जो मेन उद्देश्य थे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा प्रारंभिक एजुकेशन में प्राइमरी एवं सेकेंडरी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए था। अब ये जो एनसीटीई जो है वो मुख्यतः विशेष रूप से ये माध्यमिक शिक्षा यानी बीएड की शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तो थी, साथ में पूरे नेशनल लेवल पर जो शिक्षा का स्तर है, खास करके शिक्षण प्रशिक्षण की, उसकी रूपरेखा, उसके साधन क्या हो, उनकी प्रौद्योगिकी कैसे हो, उनके संचालन कॉलेज में किस तरह से हो सके, और उनके लिए विशेष रूप से स्पेशल एजुकेशन और विशेष तरह के जितने भी चीजें हैं, वो सारी चीजें एनसीटीई ने शिक्षण प्रशिक्षण में आने वाली जो जरूरतें हैं उनको देखते हुए इनकी स्थापना की गई कि जो आज तक अभी तक हुए थे 1973 से पहले, उनमें जो शिक्षा की और सुधार की आवश्यकता थी, वो सुधारों के तहत टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एनसीटीई की स्थापना की गई, ताकि उसमें विशेष तरह से शैक्षणिक प्रशिक्षण किया जा सके, टीचर्स ट्रेनिंग किया जा सके। इसके प्रमुख अंग थे, ये 4 हैं। संचालन समिति थी, स्कूल पूर्व एवं प्रारंभिक अध्यापक शिक्षक समिति बनाई गई थी, माध्यमिक एवं कॉलेज अध्यापक शिक्षण समिति बनाई गई थी, शारीरिक रूप से विकलांगों एवं मानसिक रूप से अवरोधों के लिए विशेष स्कूलों एवं अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु समिति बनाई गई थी। इन समितियों, इनके जो प्रमुख अंग थे अलग अलग, ये सारी समितियां जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी अभी तक तो जितनी थी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा तक थी, ये अध्यापक शिक्षा कॉलेज स्तर पर कैसे हो, किस तरीके से हो, और खास करके स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष बच्चों के लिए, जैसे विकलांग के लिए, मानसिक रूप से अवरोध बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए कैसे प्रशिक्षण दिया जाए और उनके लिए क्या साधन हो, क्या रूपरेखा हो, वो सारी चीजों के विस्तार, उसमें कैसे शिक्षा का विस्तारित करें, इसके लिए इन समितियों का गठन किया गया था, ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चले। अब एनसीटीई के जो प्रमुख कार्य थे वो क्या है, वो इस तरह से थे कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, परिणाम का प्रकाशन करना। पहला इनका कार्य ये था कि अब तक टीचर्स ट्रेनिंग में जो काम हुए हैं, उन विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण करना, उनका अध्ययन करना, और उन अध्ययनों के बाद जो हमें परिणाम मिल रहा है, जो हमें कमियां मिल रही हैं, उन कमियों को प्रकाशन करना और उसमें क्या सुधार होगा, उन सुधारों को भी परिणाम तो देना ही देना है, ताकि आगे आने वाले शिक्षा में कैसे सुधार हो सके। दूसरा है देश में शिक्षक शिक्षा एवं उसके विकास के लिए समन्वय, मॉनिटरिंग का कार्य करना, यानी पूरे देश में जहां एक तरफ हम शिक्षक शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जो समन्वय की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की एक तरह की शिक्षा प्रणाली हो, एक तरह का टीचर्स ट्रेनिंग हो, एक तरह के कैरिकुलम हो, इन सब का समन्वय रूप तैयार करवाने में, साथ में उसकी देखरेख के लिए एनसीटीई ने विशेष तौर से कार्य के दायरे में आता है। अगला है मान्यता प्राप्त संस्थानों की नियुक्ति, कार्यरत शिक्षकों की दिशा निर्देशों के आधार पर योग्यता संबंधी मार्गदर्शन एवं निर्देशन का कार्य करना। यानी जो संस्थान नए खुल रहे हैं, उन संस्थानों के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उन संस्थानों की मान्यता देने के लिए, ये उसकी देखरेख करने के लिए हमेशा कि उनका मापदंड सही है या नहीं, उनकी जरूरत की चीजें वहां उपलब्ध है या नहीं, साधन है या नहीं, टीचर है या नहीं, ये सारी चीजों को देखरेख के लिए एनसीटी जो है मान्यता देने से पहले देखती है। फिर कार्यरत शिक्षकों की दिशा निर्देशों के आधार पर उसकी योग्यता संबंधी भी मार्गदर्शन देती है और निर्देशन का कार्य करती है कि आपको इस तरह से समय समय पर ये कार्य करने हैं, ताकि शिक्षा सुचारू रूप से कैसे टीचर्स ट्रेनिंग की सहूलियत हो सके, उस विषय में यह कार्य करती है। अगला है पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी न्यूनतम मापदंड निर्धारित करना। कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट एडमिशन ले बच्चों के लिए, उस कैरिकुलम का और प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है,
उन मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो मापदंड का निर्धारित करती है और ये भी निर्धारित करती है कि एक स्टैंडर्ड बना रहे, इसके लिए कॉमन एक तरह से वो परीक्षा ली जाती है, पीटीटी के तहत आजकल देखने में आती हैं। तो ये न्यूनतम मापदंड को निर्धारित करता है और साथ में उसके कैरिकुलम क्या हो, उन कैरिकुलमों को ध्यान में रखते हुए एनसीटी ये कार्य करती है। तो कैरिकुलम निर्माण एवं प्रशिक्षण से संबंधित जो न्यूनतम मापदंड है, वो परीक्षण एडमिशन में भी मापदंड है और सारी चीजें हैं, वो सब संबंधित है। प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु मान्यता संबंधी दिशा निर्देश, ये कैसे प्रारंभ करने के लिए जो है वो क्या क्या निर्देश होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए, वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है। ये देने का काम जो है कि कैसे करें वो उससे संबंधित है। फिर शैक्षिक नवाचारों एवं शोध कार्यों से संबंधित, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई चीजें अपडेट हो रही हैं, नेगेटिव चीजें हैं, नवाचार जो हो रहा है, उनको उनके विषय में भी ये एनसीटी जो है वो प्रदान करती है अपने संस्थानों को जो मान्यता प्राप्त, जिनको उन्होंने मान्यता दी है। शैक्षिक नवाचार और शोध के कार्य भी कराती है। जो नवाचार अभी आ रहे हैं लेटेस्ट और जो शिक्षा टीचर्स ट्रेनिंग में आवश्यकता है, उन नवाचारों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भी चीजें वो शामिल करती हैं शिक्षा के लिए, वो शोध के कार्यों को प्रोत्साहन देती है। साथ में शोध जो रिसर्च फील्ड है उसके बारे में देती है। समय समय पर दिशा निर्देशों की जांच भी करती है कि क्या जो दिशा निर्देश हमने दिए हैं, कॉलेजों को दिए हैं, मान्यता जिनको दिए हैं संस्थान को, वो क्या सही है, वो उन दिशा निर्देशों का पालन कर भी रहे हैं कि नहीं, इसके लिए वो जांच भी करती है। प्रशिक्षण के लिए जो सीटें संख्याओं निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित किए गए क्या उनका पालन हो भी रहा है या नहीं, इसका भी वो जांच करती है। तो ये काम भी एनसीटी के ही दायरे में आता है। और अगला है शिक्षक शिक्षा में विषयों का निर्धारण। शिक्षक शिक्षा में विषयों का जो निर्धारण है वो किस तरह से है। सामान्य विषयों का तो 20%, विषय वस्तु जो है वो है 60%, और अलग से जो कार्य है सामूहिक रूप से वो है 20%। तो इस तरह से 20, 60 और 20 के एवरेज में, यानी शिक्षक शिक्षा के विषयों का जो निर्धारण है, ताकि शिक्षा जो है शिक्षण प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो सके, आगे शिक्षा का जो निर्माण हो, जो शिक्षक निर्मित हो, वो आगे शिक्षा को और अधिक विकसित कर सके। इस दृष्टिकोण में विषयों का निर्धारण किया गया। इसके बाद है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन, CTE। इसकी भी स्थापना 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसके तहत हुई कि कॉलेज स्तर, विभिन्न तरह के कॉलेज स्तरों में शिक्षक शिक्षा की जो शुरू की जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। और इस कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसमें निम्न विभाग शुरू किए गए। पहले एक तो शैक्षणिक आधार रखे गए, दूसरा शैक्षिक प्रौद्योगिकी आधार रखे गए, तीसरा सेवा शिक्षा एवं प्रसार सेवा की बात कही गई। अब शैक्षिक आधार माने जो सैद्धांतिक ज्ञान देने हैं उससे संबंधित, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की जो हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिसके माध्यम से जो अत्याधुनिक युग में सूचना की जो संचार की चीजें आई हैं, भौतिक संसाधन आए हैं, उनको किस तरह से हम अपडेट करें, अडॉप्ट करें, और शिक्षा सेवा इसको कैसे बनाएं और उसको कैसे प्रसार करें, एक्सटेंशन कैसे करें, बताएं, प्रसारित करें। ये सारी चीजों से एक अलग अलग विभाग दी गई ताकि इसको सुचारू रूप से चलाएं। और CTE का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इस तरह था, बीएड पाठ्यक्रमों को संचालित करना, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो कैरिकुलम है उन पाठ्यक्रमों को संचालित, कोर्स को संचालित करना। दूसरा है समय समय पर विषय से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जब ऐसे समय समय से संबंधित ये है कि जो प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो लेटेस्ट चीजें आती हैं उनसे संबंधित चीजों को विषय में से संबंधित करना है, उनको ऐड करना है। साथ में प्रसार एवं परामर्श संबंधी
कैसे उसको बढ़ाएं, उसमें निर्देशन देना, परामर्श देना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर दिलाना, किस तरह से प्रशिक्षण किया जाए उसमें अवसर दिलाना। अगला है स्कूली शिक्षा में प्रयोग एवं नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना। स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे हो और उसका इनोवेटिव नवाचार जो हो के कार्यक्रम जो है कैसे लागू किया जाए, वो भी सीटी के माध्यम से कराया जाता है। कॉलेज टीचर एजुकेशन के माध्यम से इसके दायरे में आता है। मूल्य आधारित शिक्षा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्य आधारित है, उन आधारित मूल्यों के आधार पर शिक्षा की बात रखी गई। साथ में कार्य अनुभव एवं व्यवसायिकरण की शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सहायता देना। जिस तरह से और भी इंस्टीट्यूशन सैद्धांतिक रूप से और विषय वस्तु एवं सामूहिक कार्य के बारे में रखी थी, इसमें भी शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा को जोर दी गई। कार्य अनुभव को रखा ही गया जैसे पहले रखे गए थे, व्यवसायिकरण वोकेशनल एजुकेशन को रखे ही गए थे, साइंस एजुकेशन को भी रखे गए। इसमें प्रशिक्षण किस तरह से दिए जाएं कॉलेज स्तर पर, इसका मुख्य कार्य रहा। आगे है शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्यों को प्रोत्साहन देना। शिक्षक शिक्षा के सामुदायिक कार्यक्रम जितने भी कॉलेज स्तर पर बीएड के पाठ्यक्रमों में किए जाए, उनको कैसे करें, उसका कार्य इसी सीटी के कार्य में आता है। व्यवसायिक संस्थानों को सहायता देना, जो प्रोफेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको ये सहायता देना कि आज के आने वाले समय में लेटेस्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उनको मार्गदर्शन देना, ये सहायता के रूप में सीटी कार्य करती है। आगे है आईएएससी उच्च अध्ययन। जब 1986 में जो शिक्षा की नीति आई थी, उस समय ये बात कही गई कि अपने संस्थानों को, जो उच्च संस्थान हैं उनमें विशेष तौर से उच्च संस्थानों को जो 50 हैं उनको कम लगभग 200 के करीब कर दिए जाने चाहिए, ताकि प्रत्येक क्षेत्रों में उच्च आईएएससी की स्थापना हो, उच्च शिक्षण संस्था की स्थापना की जाए। तो इन संस्था के लिए इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षक शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो और डेवलप हो, हायर एजुकेशन जो है एडवांस स्टडी के रूप में और अधिक हो सके। इसके लिए विभिन्न तरह के इसमें विभाग की स्थापना भी की गई। एक शैक्षिक आधार रखा गया, प्राथमिक आधार, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक योजना, प्रबंधन एवं प्रशासन, सेवा शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा, प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा। इस विभागों के माध्यम से विभिन्न तरह से लोगों को विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही थी। और ये उच्च शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थान थे, वो सारे संस्थानों में इस विभाग की स्थापना की गई थी। और सारी चीजों का, जैसे शैक्षिक आधार क्या हो, प्राथमिक आधार पर क्या क्या चीजें रखी जाए, शैक्षिक तकनीकी किस तरह से इस्तेमाल करें, उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी को शिक्षा में करें, फिर शिक्षा का नियोजन प्लानिंग कैसे करें, मैनेजमेंट किस तरीके से करें, सेवा का शिक्षा एवं प्रसार की भाषाएं कैसे करें, प्रौढ़ शिक्षा खास करके एडल्ट एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो बात कही गई उसको किस तरह से विकास करें, और स्पेशल एजुकेशन में क्या सुधार करें, इस तरह की जो विशेष बातें थे इसमें रखी गई थी।